नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी वाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि हमेशा की तरह हम आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं और आज की जो सबसे अहम खबर है वो पार्लियामेंट की है। और आप देखेंगे कि बजट के से पेश करने से पहले सदर जमहूरिया ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब किया था, यानी मुश्तरका इजलास से खिताब किया था। उस पर मुबाहिस का सिलसिला जारी है और आपको बता दूं कि आज कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने हुकूमत को परेशान कर दिया। ना सिर्फ परेशान किया बल्कि ऐसा लगता है कि शर्मसार कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। और शर्मिंदा क्यों किया आपको अच्छी तरह मालूम है। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए ये खबरें आम होने लगी थी और बबांगे दहल सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर्स है या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करने के मुतमन्नी थे, लेकिन ट्रंप ने उन्हें मदऊ नहीं किया। इस सिलसिले में हमारे मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को आपने देखा कि किस तरह मोदी हुकूमत ने किस अंदाज में अमेरिका रवाना किया था। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका रवाना करने का मकसद ये था कि मोदी के लिए दावतनामा वसूल किया जाए। 24 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक जयशंकर अमेरिका में रहे ताकि मोदी के लिए दावतनामा वसूल किया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ट्रंप ने या ट्रंप इंतज़ामिया ने या अमेरिकी इंतज़ामिया ने वो दावतनामा नहीं दिया और मोदी जी यहीं रह गए और जयशंकर उस तकरीब में शिरकत किए, यानी हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। इसी बात को लोकसभा में राहुल गांधी ने जैसे ही कहा, ऐसा लगता है कि बीजेपी चिराग पा हो गई। बीजेपी के अरकान उठ गए, चीखने लगे, चिल्लाने लगे और ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, उनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया है, ऐसा लग रहा था। और आपको बता दूं कि फिर किरण रिजिजू ने भी बहुत एहतजाज किया, जो मरकजी वजीर अखिलती बहबूद है, और उन्होंने एहतजाज किया कि राहुल गांधी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक मोदी जी का सवाल है, आप देखेंगे कि जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया को तो मैं तो कहता हूं कि ये तलबे चाटू मीडिया है। और ये मीडिया, जहां तक मीडिया का सवाल है, ये जमहूरियत का चौथा सुतून होता है। अगर मीडिया मोदी हुकूमत की अच्छाइयों को पेश करता है तो उसे चाहिए कि उसके नाकामियों को भी पेश करे, लेकिन गोदी मीडिया उस पर तासुब व जानिबदारी का पर्दा डाल देता है ताकि हकीकत आवाम के सामने ना आए। तो बहरहाल राहुल गांधी ने एक बात अच्छी कही और दयानतदारी से कही कि यूपीए हो या फिर एनडीए हो, मुल्क में बेरोजगारी पर काबू पाने में भी नाकाम रहे हैं, दोनों भी जिम्मेदार हैं। लेकिन हमने यानी यूपीए के दौरे हुकूमत में हमने काफ़ी कोशिशें की, जबकि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ये बात राहुल गांधी ने की है। तो वाजिद साहब, आप बताइए कि राहुल गांधी ने क्या बुरी बात कही? रियाज साहब, बहुत ही आपने सही बात कही और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है जो आपने इसका जो इस्तेलाह इस्तेमाल की है कि दुखती रग पे हाथ रख दिया। जी जी। तो गोदी मीडिया जो है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करता है जो हुकूमत के फेवर में है। जी जी। अगर हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोल दिया जाए तो ये कहा जाता है कि अपोजिशन को ऐसा नहीं, फलानी बात नहीं कहना चाहिए थी, फलानी बात नहीं कहना चाहिए थी। यहाँ तक कि वज़ीर अक़लियती बहबूद किरण रिजिजू भी बोल पड़े कि राहुल गांधी को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पहली मियाद के दौरान जब वो अपने इलेक्शन की मुहिम चला रहे थे तो उस वक्त मोदी अमेरिका में थे और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़ के उसका ऊंचा करके कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो क्या ये बात मोदी को करनी चाहिए थी? मोदी को भी ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर राहुल गांधी ने जो कहा वो सच ही तो कहा। अब तक जिन बातों के तस्करे पार्लियामेंट के बाहर आवाम में होते थे कि मोदी मदऊ नहीं किए गए, मोदी मदऊ नहीं किए गए, अब वही बात पार्लियामेंट में गुज रही है तो हुक्मरान जमातों के सीने पे सांप लौट रहे हैं। जी जी। और एक वाजिद साहब, आप देखेंगे कि जहाँ तक कुंभ मेले का सवाल है, वहाँ पर भी जो भगदड़ में लोगों की हलाकतें हुई हैं, कहा जा रहा है कि 80 हलाकतें हुई हैं, लेकिन गोदी मीडिया ने बताया कि 30 हलाकतें हुई हैं अब तक, जबकि जख्मियों की तादाद गैर मामूली तादाद है। जी जी। जब जम्मे गफीर करोड़ों का है तो महज 30 पे कैसे हो सकता है? जी जी। करोड़ों की तादाद में वहाँ पर लोग आए हैं और बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज इंतजामात की इस कदर तशहीर की गई है, इस कदर तशहीर की गई है कि ऐसा लगता है कि इससे बढ़ के फुल प्रूफ इंतजामात कोई कर ही नहीं सकता। जी जी। लेकिन सारी योगी हुकूमत की सारी कली खुल गई जब लोगों की तादाद, इतने लोग मरे हैं और सिर्फ 30 बताया जा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ करोड़ों का मजमा जमा हो वहाँ सिर्फ 30 पे बात कैसे टल सकती है।
लिहाजा हुकूमत जो है अवाम के सामने सच्चाई नहीं ला रही है। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने मुख्तलिफ फ़ैसले किए हैं, लेकिन उनके अजीब गरीब फैसलों से आम जिंदगी सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में मुतासिर हुई है। मिसाल के तौर पर आप अंदाज़ा कीजिए कि उन्होंने इलीगल माइग्रेंट के नाम पर जिस तरह की मुहिम शुरू की है। आज अमरीकी शहर, खासतौर पर आप शिकागो देखेंगे या दूसरे शहर देखेंगे, बोस्टन, शिकागो, लॉस एंजलिस, जी हाँ लॉस एंजलिस हो, वहाँ पर सुनसान सड़कें हो गई हैं। ऐसा लग रहा है लोग वहाँ के कह रहे हैं कि ये कोरोना के दौर का मंजर पेश कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक मैक्सिकन जो शहरी हैं वो अमेरिका में जाते हैं तो वो मजदूरी करते हैं, किसानों के तौर पर काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, अमरीकी कौम की बहबूद के लिए काम करते हैं। जब इंडियन जाते हैं तो आप देखेंगे कि सिलिकॉन वैली पर अगर किसी की बालादस्ती है तो वो इंडियंस की है। जी, उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि हम गैर कानूनी तारकिन वतन जो है उन्हें निकाल फेंकेंगे। और हद तो ये है कि पैदाइश के साथ ही शहरियत जो मिला करती थी, जो हक दिया जाता था, वो भी ट्रंप ने ख़त्म किया है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि वहाँ की अदालतों ने ट्रंप के उस हुक्म को पर पाबंदी लगा दी है, रोक लगा दी है। तो इस तरह के कई फैसले उन्होंने किए हैं। और अब आपको बता दूं, टैरिफ्स का जहाँ तक सवाल है, ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर ज़्यादा टैरिफ्स आयद कर दिए हैं। उसके बाद एशिया की जो मार्केट है उसमें ज़बरदस्त सुस्त रवि का शिकार हो गई है वो। जी हाँ, और उसका असर जो है सेंसेक्स और निफ्टी पे भी पड़ा है। जी हाँ, जी हाँ, जो धड़ाम से गिर पड़ा है जी। और जो है शेयर मार्केट ढल के रह गई है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा और मैक्सिको पे जो टैरिफ आयद किया गया है, कनाडा का तो रद्द-ए-अमल अभी तक सख्त रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, लेकिन मैक्सिको की सदर ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ट्रम्प के यही मंसूबे हैं तो हमारे पास भी प्लान बी मौजूद है। जी जी, यानी हम ऐसा जवाबी वार करेंगे जिसकी ट्रंप ताब नहीं ला सकेंगे। जी 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 जी, ये सही बात कही है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक डॉलर का सवाल है, डॉलर की खतर बढ़ गई है, इस तरह की इत्तलात आ रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि युआन जो है, युआन यानी चीनी जो करेंसी है वो, और आप देखेंगे कैनेडियन डॉलर, उसकी भी, हाँ, उस साथ साथ यूरो की भी कदर घट गई है डॉलर के मुकाबले। जी जी जी। तो ये इस वक्त जो है 3 करेंसियों का इस वक्त बोलबाला है आलमी मार्केट में। एक तो कुवैती दिनार, एक ब्रिटिश पाउंड और एक आपने जो अभी तस्करा किया यूरो। जी। तो सबकी कदरों में जो गिरावट आई है, कमी आई है, ये महज ट्रम्प के उठपटांग बयानात की वजह से हो रहा है। और इसका असर मईशत पर इतना बुरा पड़ने वाला है जिसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। जी। और एशियाई ममालिक खास तौर पर काफ़ी डरे हुए, सहमे हुए और अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हो गए हैं, जबकि महज एक शख्स की वजह से ये सब कुछ रूनुमा हो रहा है। और हद तो ये है कि देखिए, अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, 50 रियासतें अमेरिका में हैं। अब ट्रंप बार बार ये कहने लगे हैं, अभी भी उनका एक नया बयान आया है, ताज़ा बयान आया है, उन्हें दोहराया है कि हम कनाडा को अपनी 51वीं रियासत बना देंगे अमेरिका की। और आपको बता दूं कि जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने इस्तीफा भी दिया था, अब ऐलान कर दिया है कि क़यामत तक कनाडा अमेरिका की रियासत नहीं बनेगी, अमेरिका में जब नहीं होगी। उन्होंने ये बात कही है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ट्रंप का कहना है कि हमने कनाडा को सब्सिडी के तौर पर अरबों डॉलर्स दिए हैं, तो फिर उसे हम क्यों हमारे आपने खुद में जम कर लें। जी, तो इसका मतलब ये है कि आप जिस ममालिक को भी इमदाद के तौर पर कुछ रकूमात रवाना करेंगे तो उस मुल्क को अपने अमेरिका का हिस्सा बना देंगे। जी। अगर सीधे बात की जाए तो यही समझ में आता है कि अमेरिका जिसको भी इमदाद देगा वो मुल्क उनका हो जाना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो कनाडा का जो रकबा है वो अमेरिका से भी बड़ा है। कनाडा का रकबा अमेरिका से ज़्यादा है। लेकिन ये अलग बात है कि अमेरिका आज एक तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाता है और कनाडा को भी तरक्की याफ्ता कह सकते हैं, लेकिन अमेरिका के मुकाबले में इतना मुस्तहकम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कनाडा जैसे बड़े रकबे वाले मुल्क को अमेरिका में जम कर देना, ये कौन सी अक्लमंदी की बात है? ये बात समझ से बाला तर है। तो बिल्कुल। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक अमेरिकी सदर का सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, आपने देखा कि किस तरह उन्होंने मशरिक़ वस्ता के बारे में पॉलिसी अपनाई है। और ऐसा लगता है कि आने वाले 4 साल अमेरिका के लिए बहुत ही नाजुक तरीन होंगे। और ख़ुद ट्रंप की ओहदे सदारत पर बरकरारी भी यकीनी नहीं दिखाई देती। आसार तो नहीं दिखाई देते जिस तरह के वो इक़दाम कर रहे हैं। अगर वो कोई अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए बेहतरी के इक़दाम करता है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप बैरूनी उमूर में मदाखलत कर रहे हैं, ये आपको जेब नहीं देता और आपको नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप इसराइल की बेजा ताईद और हिमायत कर रहे हैं, जबकि आप अंदाज़ा कीजिए कि फ़लस्तीनी के जो सरजमीन है वो फ़लस्तीनियों की है। और ट्रंप चाहते हैं कि जो गज़ा के फ़लस्तीनी मुतासिरीन हैं उन्हें मिस्र में रखा जाए, या फिर आप देखेंगे कि यानी उर्दून में
रखा, जॉर्डन में रखा जाए, उन्होंने ये बात कही है। फिर आप क्यों नहीं करते, इसराइलियों को ले जाकर यानी फ़लस्तीन के हमास के जो लीडर्स हैं वहाँ बसा उन्होंने देना वादे कहा है कि अमेरिका में बसाइए आप। अमेरिका में बसा देना चाहिए। जी जी। तो अमेरिका के पास कोई जगह की कमी थोड़ी है, और फिर वहां पर यहूदियों की अच्छी खासी आबादी पहले से ही है। जी जी। कोई नई बात नहीं है कि अमेरिका की जो आज इक्तिसादियात अमेरिका की है वो पूरी यहूदियों के हाथ में ही है। जी हाँ जी हाँ। तो अगर कुछ लाख मजीद यहूदियों को अगर अमेरिका ट्रम्प वहां पर बसा देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये समंदर में कतरे के बराबर होगा। जी जी। तो ट्रम्प का ये ऊट पटांग बयान कि नहीं भाई मिस्र को, उर्दन को, फिर इसराइलियों को जो है उर्दन में फ़लस्तीनियों को बसाना चाहिए, तो इससे तो फिर दो रियासती हल तो बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। जी बिल्कुल। जिसका जो मुतालबा बरसों से चल रहा है, 1967 से चल रहा है, दो रियासती हल जो है वो बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा ट्रम्प के इस पे वैसे अमलावाली होगी तो नहीं, मगर पूरी दुनिया में एक किस्म का एहतजाज शुरू हो गया है। यानी लोग अपना चैन और सुकून गंवा बैठे हैं, तरक्याती मसाइल जो है एक तरफ कर दिए गए हैं, और ट्रम्प के ऊट पटांग बयानात पर लोगों की तवज्जो मरकूज हो गई। जी जी। और दूसरी बात देखिए कि जहाँ तक तेल की बात है, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें जो हैं, ईरान पर जिस तरह की पाबंदियाँ आयद की गई हैं, हो सकता है कि ट्रम्प के दौर में मजीद पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। लेकिन जो नाराज़गियाँ हैं ट्रम्प के ताल्लुक से, खासतौर पर जो मैक्सिकन शहरी हैं उनमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी पाई जाती है। मैक्सिकन शहरी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और आपको यही बता दूं कि कई फिल्म स्टार्स ने भी उसकी मुखालिफत की है। कई जो मजहबी यानी प्रीस्ट वगैरह है, पादरी वगैरह है, उन लोगों ने इसकी मुखालिफत की है कि इंसानों पर रहम करना चाहिए, इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। जबकि अमेरिका ने अपना इमेज भी ख़राब कर लिया है। 40,000 अफगान बाशिंदे जिन्होंने अमेरिकी फ़ौज की मदद की थी उनको अब दूर कर दिया है और उन्हें अमेरिका में दाखिला ममनू कर दिया है उनका। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अब अमेरिका के बारे में ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि अमेरिका हमेशा बेवफाई करता है अपना साथ देने वालों की। क्या अमेरिका का वही रवैया है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। क्या बात बोले तो ट्रम्प का ऐसे ही है। अफगानिस्तान, हालांकि अफगानियों ने न सिर्फ रूस को बल्कि अमेरिका को भी हाल हाल में निकाल बाहर किया अपने मुल्क से, उसके बावजूद भी ट्रम्प जो है इस नौयत की अगर अफगानियों को धमकी देंगे तो इसका कोई मजबूत नतायज बरामद नहीं होने वाले, और ये बात तो बिल्कुल तय है। और दूसरी बात वाजिद साहब, आप जहाँ तक अफगानिस्तान का सवाल है, आप देखिए कि तालिबान के हुकूमत में अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। हद तो ये है कि वहाँ जो मिनरल्स हैं, वहाँ पर जो कीमती धात है और मादनियात है, क्रोमियम है, वहाँ पर आप देखेंगे लेड है, यानी उसे गंधक वगैरह कहते हैं, और लिथियम है, और आप बहुत ही गैर मामूली वहाँ पर धातें मौजूद हैं। तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ जो कुदरती वसाइल है उनकी कीमत कम अज़ कम $1 खरब की तो होनी चाहिए, कम अज़ कम $1 खरब। कोई मामूली बात नहीं है, बिल्कुल मामूली बात नहीं है। जी जी। ये किसी एक बड़े मुल्क के सालाना बजट के बराबर है साहब। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने $1 खरब जो कहा है वो किसी मुल्क के सालाना बजट के बराबर है। जी जी जी। तो अफगानियों को दूर करने से ट्रम्प एक बार फिर जो है अपने पैर पर आपको लाड़ी मार रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा जैसा थोड़ी देर पहले कि इन 4 सालों में ट्रम्प का क्या होगा ये अभी कुछ कहना मुश्किल है। कबलस वक्त होगा, क्योंकि वो पता नहीं, हो सकता है कि इनकी 4 साला हुकूमत पूरी मियाद पूरी कर सकेगी या नहीं, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल नाज़रीन, आपको एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं। और अब जैसा कि हमने अफगानिस्तान के कुदरती वसाइल की बात की तो पेट्रोल की बात करते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पेट्रोल 110 रुपये, औसतन 110 रुपये फ़ी लीटर फराहम किया जा रहा है। हालांकि मोदी हुकूमत 50 रुपये के अंदर ही ये 1 लीटर पेट्रोल फराहम कर सकती है। लेकिन आवाम की जेबों पर डाका डालना ये बहुत अच्छी बात नहीं होती, बहुत ही ख़राब बात होती है, और आवाम पर बोझ आयद करना ये ख़राब बात होती है। तो बहरहाल अगर आप ईरान की बात करते हैं तो ईरान के में जो पेट्रोल की कीमत है उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यानी अब ईरान में अगर पेट्रोल की कीमत आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान में चाय की कीमत कम से कम 20 रुपये है, तो ईरान में पेट्रोल की कीमत यानी एक प्याली चाय की कीमत हिंदुस्तान में 20 रुपये है। खुद हैदराबाद में आप देखेंगे कि 20 रुपये एक प्याली चाय की कीमत है। लेकिन ईरान में पेट्रोल 1 लीटर अगर आपको लेना है तो सिर्फ आपको $0.029 देना होगा। और इसका मतलब यह हुआ कि हिंदुस्तान के $2.51 यानी 2.5 रुपये फी लीटर पेट्रोल ईरान में फरोख्त आता है। दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल है। इसी तरह लीबिया में भी $2.75 हिंदुस्तान के फी लीटर पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह वेनेजुएला में $3.03 में आप अंदाजा कीजिए ये पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। अफ्रीकी मुल्क है अंगोला, हिंदुस्तान से बहुत पीछे है, लेकिन वहां जो पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है वहां तेल के ज़खायर है $28.44। और आपको यह भी बताना है कि मिस्र में $29.38, अल्जीरिया में
29 रुपये 48 पैसे, कुवैत में 29 रुपये 56 पैसे, यानी हिंदुस्तानी रुपए की बात कर रहा हूं, 1 लीटर पेट्रोल दिया जाता है। तुर्कमेनिस्तान में 37 रुपये 11 पैसे, मलेशिया में 40 रुपये 49 पैसे और कजाकिस्तान में 41 रुपये 1 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल दिया जाता है। पाकिस्तान में आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के 79.67 यानी 80 रुपए में, हिंदुस्तान के 80 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिलता है, जबकि इंडिया में 110 रुपए है। और आपको यही बताना है कि बांग्लादेश में पेट्रोल फी लीटर 90 रुपए है वाजी साहब। और सबसे ज्यादा हैरत की बात तो ये है रियाज साहब कि तमाम ममालिक जिनका आपने नाम लिया है, ये तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं, तरक्की पजीर ममालिक हैं। जी हाँ, जी हाँ। और इनके पास पेट्रोल का जो रेट है वो हिंदुस्तान से कहीं कम है। बहुत तो इसका मतलब ये है कि आपने दुरुस्त ही कहा कि भाई अगर हुकूमत हिंद चाहे तो 1 लीटर पेट्रोल 55 रुपए में दस्तयाब हो सकता है। अरे भाई, वैल्यू एडेड टैक्स क्यों लगाते आप? इतने ज्यादा टैक्स आयत किए गए हैं कि ये टैक्स वो टैक्स ये टैक्स, अगर हम टैक्स का नाम लेने जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा टैक्स 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 बोलने पर भी टैक्स लग जाए। तो ये हुकूमत हिंद को इस जानिब सोचने की जरूरत है। मगर एक बात और भी है रियाज साहब कि मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। बिल्कुल तवज्जो है जी जी। मगर हालिया दिनों में मुत्तहदा अरब इमारात ने कुछ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का ऐलान टैक्स का भी किया है। हाँ, जी, किया जी, जी। है। तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि वहां पर भी हालात के हिसाब से किए जा रहे हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट बना हुआ है, इंटरनेशनल हब बना हुआ है। अगर आप वहां देखेंगे कि अगर सोने के ताजरीन की बात करते हैं, यानी गोल्ड जो वहां पर अगर बाजार देंगे, सराफा बाजार देखेंगे तो आप दुनिया का सबसे बेहतरीन बाजार मुर्शिद बाजार है वहां पर, सुकुल ज़हब अरबी में कहा जाता है, गोल्ड मार्केट, हाँ गोल्ड मार्केट वहां कहा जाता है। तो वहां हिंदुस्तानी छाए हुए हैं। और आप देखेंगे दुबई में बिल्डिंग मटेरियल्स का अगर कोई कारोबार है, हिंदुस्तानी छाए हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का जितना भी कारोबार है वो हिंदुस्तानी छाए हुए हैं। जी जी जी। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर पेट्रोल की कीमत में वहाँ मामूली इजाफा होता है तो ये बात अपनी जगह बजा नजर आती है। जी हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ तो गुर्बत है, यहाँ पर बहुत ज्यादा, यहाँ पर तो गुर्बत है और यहाँ की मईशत का मुकाबला यूएई की मईशत से हरगिज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है, 140 करोड़, और उसकी आबादी हिंदुस्तान की एक रियासत के बराबर है। नहीं, रियासत के बराबर नहीं, शहर के बराबर है, शहर के बराबर। जी जी जी। तो वहाँ पर अगर पेट्रोल के दाम बढ़ भी जाते हैं तो कोई वहाँ के ना मुकामी लोगों को कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा और ना आलमी सतह पर इसका कोई फर्क नज़र आएगा। तो लिहाजा हुकूमत हिंद को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है कि पेट्रोल के दामों को जितना कम किया जाएगा उतना ही यहाँ की मईशत में इजाफा होगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल खरीदेंगे। महंगा होने की वजह से बहुत से लोग पेट्रोल नहीं खरीदते, बहुत से लोग डीजल की गाड़ियां चलाने पर मजबूर हैं और अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं। लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ ज़्यादा उनकी तवज्जो मबजूल हो गई है। तो लिहाजा पेट्रोल की कीमतें अगर कम की जाए तो एक बार फिर पेट्रोल की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो सकता है। बिल्कुल आपने सही किया बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं और उसका ताल्लुक हमारी रियासत तेलंगाना से है। तेलंगाना आप देखेंगे कि कास्ट सर्वे की जो रिपोर्ट है वो असेंबली में कल पेश की जाने वाली है और ख़ास खुसूसी इजलास तलब किया गया है असेंबली इजलास। और आपको ये भी बता दूं कि 4 फरवरी को यानी कल ये इजलास मुनक़िद होगा और जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि कास्ट सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी। और वाजिद साहब, कास्ट सर्वे रिपोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक है तो आपको देखेंगे कि एससीज़ की तादाद जो बताई गई है रियासत में हमारे 17.43% है, जबकि एसटीज की तादाद ट्राइब और शेड्यूल कास्ट दोनों मिला के 10.45% है। और इसी तरह मुसलमानों की जो तादाद है वो 12.56% है, जबकि बीसीज की तादाद सबसे ज्यादा है 56.33%। 56 जी जी जी। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक कैप यानी तहदीद आयद कर दी कि आप 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। अब कल जो है रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट एक करारदाद पेश करेगी जिसके जरिए मरकज पर जोर दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कैप लगाया है उसे खत्म किया जाए और एसटी एससीज के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो हुकूमत बढ़ाना चाहती है। सब सुप्रीम कोर्ट के लगाई हुई कैप को, अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोर्ट तो कोई होती नहीं है, लेकिन नहीं दस्तूर तरमीम की जा सकती है। तो दस्तूरी तरमीम हुकूमत हिंद से हम इस ताल्लुक से तो तवक्को नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त हुकूमत हिंद की सारी तवज्जो जो है मुसलमानों के ताल्लुक से ज़्यादा तरमीमी बिल पेश किए जा रहे हैं। जिनका हालिया जो है वो जो है यकसान सिविल कोड जो है इसके इस ताल्लुक से भी है। तो अगर रेवंत रेड्डी हुकूमत मरकज़ पे दबाव डालने में कामयाब होती है तो ये एक
तेलंगाना हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मैं समझता हूँ इस तरह की कामयाबी नहीं मिल सकती, क्योंकि जी। बीजेपी हुकूमत कभी इस तरह का सोचेगी भी जी नहीं, जी और उसे डर होगा कि भाई अब SC STs के लिए लोग तहफ़्फ़ुज़ात जी बढ़ाएंगे हाँ तो जी, मुसलमानों के लिए भी बढ़ा सकते हैं, और बिल्कुल जब मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात की बात आती है तो इनके जो सीने हैं उस पर सांप लौटते हैं। सांप लौटते हैं और वो जी जी 56 इंच का सीना जाके 26 इंच का सीना हो जाता जी है। हाँ, जहाँ ये बिल्कुल सही कहा है। तो जी, तो तवक्कुआत तो हमारी नहीं है कि मरकज़ तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को जो है वो अपने फेवर में करेगी। फेवर में करे। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं, लेकिन जहाँ तक आप देखेंगे कि तेलंगाना असेंबली का सवाल है, आपने देखा कि किस तरह मरकजी बजट में भी तेलंगाना को नज़रअंदाज किया गया, जबकि बिहार पर ऐसा लग रहा था कि बारिश हो ताहैज़ की गई। बारिश कर दिए हैं। तो बहरहाल आंध्र प्रदेश के साथ भी अच्छा सलूक किया गया, लेकिन तेलंगाना के साथ सलूक नहीं किया गया। लेकिन एक खबर बहुत ही अफसोसनाक खबर है, और आपको बता दूं कि बिहार कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के जो लीडर हैं उनका नाम है मोहम्मद शकील अहमद। शकील अहमद खान, मोहम्मद शकील अहमद खान हैं, और शकील अहमद खान की एक फर्जंद है, एक बेटी है, और बेटी जो है वो इंग्लैंड में कानून की तालीम हासिल कर रही हैं, जबकि उनका जो बच्चा है जिसकी उम्र 17 या 18 साल बताई जा रही है, और अयान जाहिद अहमद खान उस बच्चे का नाम है, और वो बच्चा आज अपने कमरे में यानी उनकी जो शकील साहब की जो सरकारी रिहाइश का है उसके अपने कमरे में वो यानी पंखे से लटकता पाया गया। तो अल्लाह ताला रहम करे कि कोई खुदकुशी करार दी जा रही है, और अब तो पुलिस तो तमाम जायज़ों से केस की तहकीकात कर रही है। जी एक बहुत बड़ा सदमा है, मैं समझता हूँ। साहब, ये सियासी लीडरान के ख़ानदानों में इस तरह के वाक़यात होना एक आम आदमी को सोचने में मजबूर कर देता है कि एक सियासतदान जो सियासत में इसलिए दाखिल होता है कि वो आवाम की भलाई के काम करे, आवाम को सुखी रखे, आवाम के हर मसाइल से निपटने में उसकी मदद करे, तो फिर ऐसे सियासतदान अपने घरेलू हालात को देखने में क्यों नाकाम हो जाते हैं? ऐसी क्या वजह रही होगी जो अयान जो है जवान बच्चा है, बिल्कुल जवान 17, बच्चे ने हाँ जी जी। खुदकशी का रास्ता इख्तियार किया, तो लिहाजा ये बात काफ़ी गौरतलब है और दुख देने वाली है कि एक मुस्लिम फैमिली में, एक मुस्लिम लीडर के घर में ऐसा वाक़या पेश आता है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वाजिद साहब, अगर जवान बेटे की लाश अगर कोई देखता है, जी माँ हाँ हो या बाप, उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात होती है, बहुत बड़े जी गम जी की बात होती है, और ये गम उनकी ज़िंदगी तक नहीं भुलाया जा सकता। हाँ, जैसा यानी कहा गम जाता है ना कि बाप के लिए सबसे बड़ा बोझ दुनिया में ये होता है कि वो अपने जवान बेटे का जनाजा अपने कंधे पे बिल्कुल लेके बिल्कुल जाए। बहुत जी, बहुत हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उस पर रहम करे, उस ख़ानदान पर रहम करे। मग़फ़िरत करे। और हैदराबाद भी वो तशरीफ़ लाए थे, दफ्तर रोज़नामा सियासत भी तशरीफ़ लाए जी थे, जी सियासत TV के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया था, अखबार के लिए भी इंटरव्यू दिया था, और बेबाक लीडर समझे जाते हैं शकील अहमद जी खान। जी और वहाँ के सियासी हलकों में बहुत ज़्यादा हैरत का इजहार किया जा रहा है कि एक हैंडसम लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 17-18 साल है, जी वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हैं। और एक खबर इसी के साथ आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का एक शहर है उज्जैन, और हिंदू हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही मुक़द्दस शहर जी माना जाता है। हाँ, मज़ा शर्माना जी आता जी, है। वहाँ के बीजेपी के एक MLA हैं, उनके भाई ने अपने 30 साल बेटे को गोली मार दी। जी 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 जी, ये ये हाँ हाँ जी हाँ, बैक टू बैक ये दो खबरें ऐसी हैं रियाज जी जी साहब जी जी जिसने सियासी खानदानों के बारे में आम आदमी को सोचने में मजबूर कर दिया है जी कि जी ऐसे क्या हालात पैदा होते हैं। लोग तो अब तक यही सोचते थे कि आम खानदानों में ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन बड़े बड़े सियासतदानों के घरों में भी, खानदानों में भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं अदम तवाज़ुन की बात, अदम तवाज़ुन, ख़ानदान का अदम तवाज़ुन साफ झलकता है। बिल्कुल आपने सही कहा है नाज़रीन। एक और खबर की जानिब चलते हुए हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुंचाते हैं। आपको ये बता दें कि दुनिया में 16 साल से कम उम्र लड़कों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद की जा रही है, जी उनके देखने पर या इस्तेमाल करने पर। और आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया पहला मुल्क बन गया है जिसने ये पाबंदी आयद की है, लेकिन अब इंडोनेशिया जो एक मुस्लिम मुल्क है, वो वहाँ पर भी 16 साल से कम उम्र लड़कों के लिए सोशल मीडिया देखने पर पाबंदी यानी इस्तेमाल पर पाबंदी जी आयद की जा रही है। क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो आप देखेंगे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब वगैरह देखते हैं, और जो मवाद ये नज़र आता है, बाज़ फहुश मवाद भी जी 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 जी, इतने इतने फहश मवाद होते हैं कि बच्चा छोटी कम उम्री में ही बालिग हो जाता है। बहुत अफसोस की बात और है जी। ऐसे ऐसे मवाद हैं जिसे हम ख़ानदान के साथ मिल के बैठ के देख ही नहीं सकते। तो सोशल मीडिया पे जो पाबंदी लगाने का सिलसिला ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है, ये बहुत अच्छा खुशाइंद बात है। और इंडोनेशिया ने भी ये कदम उठाया है, लिहाजा मुझे पूरी उम्मीद है कि आइंदा भी जो दूसरे दीगर ममालिक हैं, ये भी सोशल मीडिया पर अगर 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया पर ज़्यादा मसरूफ़ रहने पर पाबंदी लगाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी।
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं चैंपियंस ट्रॉफी 8 टीमें हिस्सा ले रही है और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि 19 दिन में 8 टीमें 15 मैचेस खेलेंगी और 9 मार्च को इस फाइनल खेला जाएगा। और आप बताना ये है कि दुबई में इस मैचेस के जो 4 मैचेस हो रहे हैं उसके टिकट्स फ़रोख्त होने शुरू हो गए हैं, इस तरह की इत्तलात आ रही हैं। और जो ग्रैंड स्टैंड टिकट है, ख़ासतौर पर जनरल स्टैंड टिकट वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का एक जनरल वो होता है स्टैंड होता है, वो उस टिकट की कीमत जो शुरू हो रही है 125 दरहम यानी 2,964 रुपये से शुरू हो रही है। बहुत ही टिकट के दाम जो है इस तरह रखे गए हैं कि एक आम आदमी की दस्तरस में है। जी जी, लोग अभी शिकायत नहीं कर सकते कि टिकट के दाम इतने रख दिए गए हैं कि हमारी दस्तरस से बाहर है। तो इससे ये एक बात मालूम होती है कि क्रिकेट के शौकीन, क्रिकेट के जो फैंस हैं, उनके शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए टिकट के दाम जो है हम वाजबी कह सकते हैं, टिकट के दाम वाजबी रखे गए हैं। जी जी जी। और उम्मीद है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट है ये इंतहाई कामयाबी से इसका इनेकाद होगा और लोग इससे बहुत मौजूद होंगे। और हिंदुस्तान के बारे में रवि शास्त्री का एक बयान है कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो फेवरेट टीम्स हैं। जी जी, हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, बाद हलकों में पाकिस्तान को फेवरेट कहा जा रहा है। जी जी, लेकिन कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान खेल है। हाँ, खेल है। पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। जहाँ तक आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं ये तीन टीमों का नाम लूंगा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तान। बिल्कुल। हर नाज़रीन इसी के साथ जो वादी साहब ने पेशकश की है, देखते हैं कि कौन फाइनल में आएगा, कौन खेलेगा। तो बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी वाजिद खान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।